हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भभुआ स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में बता रही थी। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सभ्यता क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मानव समूह के द्वारा प्रगतिशील विचार रखना और उन्नति की ओर जाना, मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत करना, उसे ही सभ्य समाज बनाना ही सभ्यता कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रगतिशील होना एक सभ्यता का निर्माण करता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने कुछ विकास देखे थे, फिर जैसे जैसे हम लोग वैदिक सभ्यता पे आए तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा विकास देखने को मिलता है, ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से सभ्यता देखने को मिलती है, समाज देखने को मिलती है। और जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उससे ज़्यादा यानी आधुनिकीकरण को देखने को मिलता है, आधुनिक सभ्य समाज देखने को मिलता है जो आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखते हैं, उत्तर वैदिक देखते हैं, उत्तर वैदिक काल देखते हैं, जिसका समय है 1000 BC से 600 BC। ठीक है, तो देखिए उत्तर वैदिक काल को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम नगरीकरण सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है और उत्तर वैदिक काल को द्वितीय नगरीकरण काल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि हमें 1000 BC के आसपास में लोहे का प्रमाण मिल गया था और यहाँ से अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि लोहे की साक्ष्य मिलने से हमें ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी और काफ़ी मजबूत हो गई थी। देखिए, किसी भी सभ्यता को मजबूत, प्रगतिशील, उन्नति की ओर अग्रसर होने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक जो गतिविधि होती है, अर्थव्यवस्था होता है, उसको मजबूत करना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। 1000 BC में लोहे के खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। जैसा कि मैंने बताया कि लोहे की खोज से ये काल था, इसमें संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित कर दिया, अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर दिया, जिससे इस काल का जो उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो काफ़ी विकसित हमें देखने को मिलता है। अब देखिए राजनीतिक जीवन, जैसे कि वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि जन का आकार, जैसे कबीलाई लोग रहते थे ऋग्वैदिक काल में। अब देखिए उन लोगों का, और उन्हें ही जन कहा जाता था, वो जब समूह में रहते थे तो जन कहा जाता था। और अब इनकी जो जनसंख्या थी वो बढ़ने लग गई थी, तो जन का आकार बड़ा होने लगा। उत्तर वैदिक काल में आकर उन लोगों की जनसंख्या, जो कबीलाई लोग थे, उन लोगों की जनसंख्या बढ़ने लग गई, राजा का महत्व बढ़ गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने सब कुछ बताया था। अब उसके आगे का हम लोग ये विकसित रूप देख रहे हैं समाज का। ठीक है, देखिए उसमें क्या था, राजा तो था बट राजा का उतना महत्व नहीं था, यानी राजा उतनी शक्तिशाली नहीं थे। अब देखिए राजा का महत्व बढ़ गया और उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई, मतलब उसके पास और पावर आ गया, सभा और समिति का महत्व कम हो गया। देखिए उस समय ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व बहुत ज़्यादा था, क्योंकि राजा के पास शक्तियां कम थी। अब जब राजा का महत्व काफ़ी बढ़ गया, राजा जब शक्तिशाली हो गया, राजा के हाथ में काफ़ी पावर आ गया, तो ये जो संस्थाएं हैं उनका तो शक्ति अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं सभा और समिति का महत्व कम हो गया, यानी कि अब यहाँ पे जैसे स्त्रियां भाग नहीं लेने जा सकती थी, आम सभा की तरह नहीं हो पाता था, इस तरीके से इसका महत्व काफ़ी कम
हो गया उत्तर वैदिक काल में आकर। रत्निन, ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखे थे जो राजा की सहायता करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो रत्निन कहलाते थे। और अब क्या है, उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, बढ़ गई संख्या इन लोगों की। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, कर व्यवस्था और ज़्यादा सख्ती से इसका पालन करने लग गया। और ऋग्वैदिक काल में क्या था, देखिए बलि प्रथा का था, मतलब बलि का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कर देना था। लेकिन इसमें क्या हो गया, हमारे पास नियमित कर हो गया, ठीक है, नियमित कर देना पड़ेगा। अब सेना एवं न्याय पूर्णतः अस्थायी नहीं था, ठीक है। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में सेना एवं न्याय की व्यवस्था तो की गई थी लेकिन पूर्णतः नहीं था अभी, क्योंकि देखिए लोहे के प्रयोग होने के कारण हमारे पास रथों की संख्या इस काल में अधिक देखने को मिलती है। सेना के पास अस्त्र शस्त्र की संख्या अधिक हो गई थी, लेकिन इनका कोई स्थायी, मतलब अभी इन लोगों का स्थायी प्रमाण नहीं मिलता है। अब देखिए सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में है परिवार। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी समाज को, किसी भी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, परिवार या कुल होता है। और परिवार जब बड़ा रूप लेता है तो वो एक ग्राम बनता है, यानी परिवार जब बड़े समूह में रहना शुरू कर देता है तो ग्राम बनता है। और ग्राम को जब बड़े समूह में रहता है तो विश्व बनता है और विश्व से जन बनता है, ठीक है। अब वर्ण जन्म पे आधारित हो गया। अब इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि जो वर्ण था वो कर्म पे आधारित था, यानी कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग कर्म करते थे, ठीक है, या अलग ऐसा। देखिए अब जैसे इसमें है कि वर्ण कौन कौन सा, अब यहाँ पे हमें जाति के आधार पे वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऐसा माना जाता था इस काल में कि शूद्र जो होता था वो जो तीनों जाति थे उसकी सेवा करने के लिए इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माना जाता था और उसके बाद क्षत्रिय का महत्व था, उसके बाद वैश्य और सबसे कम शूद्र का। और शूद्र को तीनों जाति के सेवा करने के लिए माना जाता था, ठीक है। फिर इस काल में देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस काल में हमें गोत्र की उत्पत्ति हुई, गोत्र शब्द का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से हमें गोत्र का प्रारूप देखने को मिलता है। देखिए गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गौ धन को एकत्र करना। और देखिए इस गोत्र शब्द आया कैसे, गौ धन को एकत्र करना, यहाँ से गोत्र शब्द निकला है। गौ धन को एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए काफी संख्या में लोग रहते थे, नहीं बड़े समूह में लोग रहते थे। लेकिन उस समूह के लोग ऐसा माना जाता है, तो उन लोगों को एक ही ऐसा बोला जाता था कि ये एक ही गोत्र के हैं, यानी कि एक ही काम को कर रहे हैं वो लोग। गौधन को एक इकट्ठा करने का काम जो था वो एक ही लोग करते थे, यानी एक ही लोग, यानी से बड़े समूह में लोग रहते थे, उनको गोत्र नाम दिया गया। और उत्तर वैदिक काल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि एक ही गोत्र में शादी मतलब निषेध था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। और अभी भी वर्तमान समय में भी देखा जाता है कि एक ही गोत्र में शादी निषेध होता है, ठीक है। अब देखिए आश्रम व्यवस्था की शुरुआत, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत इस उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि आश्रम व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हो चुकी थी। अब देखिए ब्रह्मचर्य में है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हमारे पास 4 आश्रम मिलते हैं। देखिए ब्रह्मचर्य होता है 0 से 25, ठीक है, ये ब्रह्मचर्य।
25 से 50 वर्ष के लोग के लिए गृहस्थ, और 50 से 75 वर्ष के लिए वानप्रस्थ, और 75 के बाद के लोगों के लिए होता है सन्यास। यानी कि 0 से 25 वर्ष की जिसकी आयु होती है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। जो 25 से 50 वर्ष की आयु में आता था वो गृहस्थ आश्रम का पालन करता था। 50 से 75 वर्ष की आयु वाले लोग वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते थे, और 75 से जो आगे हो जाते थे, 75 से वर्ष की आयु से लोगों को संन्यास आश्रम की शुरुआत हो जाती थी, और सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट है। देखिए, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही जो मनुष्य होता है वो अपने सारे सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता है। ठीक है, देखिए, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से ही हमें स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। जो आधुनिक काल आते आते मतलब स्त्रियों को बहुत कम समाज में स्थान रह जाता है, बहुत कम ही स्थान उन्हें प्राप्त होता है। तो स्त्रियों की स्थिति में जो गिरावट है वो उत्तर वैदिक काल से मिलता है, क्योंकि ऋग वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता हमने देखा, ऋग वैदिक काल देखा। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हमने देखा कि हमें जो प्रमाण मिलता है वो मात्र सत्तात्मक ही था, वो सभ्यता ही मात्र सत्तात्मक थी। फिर ऋग वैदिक काल में भी आकर हम लोग देखते हैं कि मतलब सभा समिति में या फिर अन्य तरह से भी स्त्रियों को भाग लेने का समाज में विशेष स्थान दिया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट मिलता है। समिति और विदत में अब भाग नहीं लेती थी वो। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि कुप्रथा की जो बाल विवाह, सारी कुप्रथाओं का शुरुआत हो चुका था। भोजन में अधिकतर शाकाहारी, क्योंकि अब तो कृषि का प्रारंभ हो चुका था, लोहे का प्रयोग होने से कृषि का प्रयोग हो चुका था, तो अधिकतर शाकाहारी थे। मांसाहारी भी थे ये लोग, लेकिन अधिकतर शाकाहारी थे। मनोरंजन में पासा, नृत्य आदि का प्रयोग करते थे। विवाह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम का क्या मतलब होता है कि इसमें देखिए क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अनुलोम में होता है वर जो होता है वो उच्च वर्ण का होता है और वधु निम्न वर्ण की होती है। ठीक है, और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, वधु उच्च वर्ण की और वर्ण निम्न वर्ण का होता था। ठीक है, निम्न वर्ण का होता था। तो इससे जो संतान उत्पन्न होती थी वो मतलब काफ़ी ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। प्रतिलोम विवाह से जो संतान उत्पन्न होता था उससे समाज में बहुत कम महत्व था, वो हीन दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, अब आते हैं इसके आर्थिक जीवन पे। देखिए, आर्थिक जीवन में इनकी प्रमुख व्यवसाय अब कृषि हो गई थी। और देखिए, उत्तर वैदिक काल से जो समाज में परिवर्तन देखा जाता है उसका सबसे बड़ा कारण लोहे का प्रयोग था। और लोहे के प्रयोग से हमें उत्तर वैदिक काल में यह देखने को मिलती है कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। यानी कि अब इनका जो प्रमुख व्यवसाय था इस काल से लोगों का, वो कृषि हो गया था। और दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। और देखिए, उद्योग और व्यापार का भी विकास देखने को मिलता है। विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सिक्कों का प्रचलन अभी भी हमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अभी नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए, जब आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई थी, राजनीतिक व्यवस्था भी कुछ हद तक अच्छा हो चुका था, तो अब देखिए जो नगरीकरण का था, लोहे का प्रयोग काफ़ी बड़े स्तर पे हमें करने को मतलब प्रमाण मिलते हैं। तो नगरीकरण का प्रारंभ शुरू हो गया था यहाँ से। ठीक है, धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया था। ठीक है, इस काल से यज्ञ, और देखिए ऋग वैदिक काल में क्या था, वो प्रकृति पे मतलब विश्वास करते थे, वो प्रकृति देवता का पूजन करते थे। लेकिन अब
यहाँ पे ये लोग यज्ञ कर्म कांडों का को महत्व देने लगे। ठीक है, अब वो लोग यज्ञ कर्म कांड के माध्यम से अपनी पूजा करते थे। वो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि इस काल में मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष होता था। ब्राह्मण मतलब कहता था मैं श्रेष्ठ हूँ, और क्षत्रिय मतलब बोलता था कि मैं श्रेष्ठ हूँ। वो लोग अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय का संघर्ष चलता था उत्तर वैदिक काल में। फिर प्रमुख देवता प्रजापति हो गए। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़े थे कि प्रमुख देवता कौन थे? प्रकृति देवता थे। वो लोग प्रकृति पे निर्भर थे, इसलिए वो लोग प्रकृति देवता के पूजन करते थे। अब ये लोग क्योंकि देखिए यज्ञ कर्मकांड वगैरह आडंबर आ गया था, इसलिए अब इनके जो देवता हो गए थे वो प्रजापति, और प्रजापति को सृजन का देवता, सृजन मतलब निर्माण करने वाला, वो विश्व के निर्माता प्रजापति के रूप में उनकी पूजा करते थे। और पूषण देवता जो थे वो शूद्रों के देवता हो गए थे। अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आकर जो देवताओं का महत्व था, कुछ का बढ़ा महत्व, कुछ का घट गया है महत्व, और कुछ को मतलब जिसका ऋग्वैदिक काल में महत्व नहीं था वो उत्तर वैदिक काल में आकर काफी महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे राजसु यज्ञ, अब यज्ञों का भी महत्व है और अलग अलग तरीके का यज्ञ किया जाता था। जैसे राजसु यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए, यानी कि राजा जब बनता था, राजा जब बन जाता था तो उसके बाद वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए राजसु यज्ञ करता था। शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ करता था। और अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? घोड़ा को छोड़ा जाता है। ठीक है, अश्व को छोड़ा जाता है, और वो इसलिए होता है राज्य विस्तार के लिए, यानी कि जहां तक वो घोड़ा चला गया तो ऐसा माना जाता है कि वो क्षेत्र राजा के अंडर में हो गया। ठीक है, अब देखिए तो हम लोगों ने जब देखा कि धार्मिक जीवन में आडंबरों का शुरुआत उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड आदि का शुरुआत हो चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि लोहे के प्रयोग से जो अर्थव्यवस्था थे उत्तर वैदिक काल में वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, जिससे कि इस काल में हमें अनेक प्रकार के अलग अलग व्यवस्था देखने को, विकसित व्यवस्था देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा धार्मिक कर्मकांड में आडंबरों का महत्व बढ़ गया था। तो जैसे अब आगे जब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो इन्हीं आडंबरों के विरुद्ध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जानने के लिए वैदिक धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन यज्ञ कर्मकांड ब्राह्मण क्षत्रिय जो संघर्ष था उन्हीं सब के विरुद्ध में ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो अब देखिए कुछ प्राचीन नदी हैं और उसके आधुनिक नाम। यहाँ पे ये मैंने इसलिए बताया है कि ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियों के नाम, उसके आधुनिक नाम। प्राचीन नदी जैसे सरस्वती, और अब उसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सरस्वती की जो मुख्य धारा है वो लुप्त हो चुकी है। ठीक है, वितस्तता झेलम, झेलम नदी के नाम से अब जानी जाती है। परुषिनी जो प्राचीन नदी है उसको अब रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी जो अब चिनाब के नाम से जाना जाता है। शतुद्री अब आधुनिक नाम उसका सतलुज, सतलुज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुब्भा काबुल के नाम से जाना जाता है। बिपाशा और ब्यास के नाम से जाना जाता है। और एक और यहाँ पे नदी का नाम याद आ रहा है मुझे, गंडक, सॉरी सदानीरा, प्राचीन नाम है सदानीरा, प्राचीन नाम है। ठीक है, और आधुनिक नाम इसका गंडक है। ठीक है, प्राचीन नाम सदानीरा और आधुनिक नाम गंडक है। अब देखिए ये तो हो गए हमारे उत्तर वैदिक काल, और जो उत्तर वैदिक काल में मैंने यहाँ पे बताया कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी, लेकिन जैसे ये देखिए कात्यायनी, मैत्री और गार्गी, ये जो तीनों स्त्रियां हैं वो उत्तर वैदिक काल की हैं।
महत्व तो कम था, गिरावट आई थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में ये जो तीनों है, कात्यायनी, मैत्रेयी और गार्गी, ये काफ़ी विदुषी महिलाएं उत्तर वैदिक काल की मानी जाती थी। इन्होंने अपने उस काल के समाज में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ठीक है। अनेक ग्रंथों की भी रचना इन्होंने की थी। लेकिन देखिए, मैंने ऋग्वैदिक काल में इन्हीं तीनों का नाम लिख दिया था। इन ऋग्वैदिक काल में नहीं, ये उत्तर वैदिक काल में काफ़ी प्रचलित थी। और ऋग्वैदिक काल में देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऋग्वैदिक काल में थी अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में मैंने गलती से इनका नाम लिख दिया था। ये ऋग्वैदिक काल में अपाला, घोषा और लोपामुद्रा विदुषी महिलाएं थी, और कात्यायनी, मैत्रेयी और गार्गी उत्तर वैदिक काल की ये विदुषी महिलाएं थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनकी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में उत्तर वैदिक काल किस तरीके से एक नगरीकरण की ओर विकसित हुआ, ठीक है। तो अब और उसके धार्मिक कर्मकांडों से हमने ये जाना है कि इन्हीं के विरोध में आगे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के कारण ही, अर्थव्यवस्था में जो लोहे के प्रयोग के कारण हमें मजबूती दिखती है, वो उत्तर वैदिक काल को नगरीकरण की एक नई दिशा देती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो था। वैदिक सभ्यता यहीं तक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे महाजनपद काल, ठीक है। तो अब इसको, आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे महाजनपद काल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।